माता दी दोस्तों, आत्मनिर्भर पिताजी को चाहिए था आपको। रसोई घर के डिब्बे में झांकते रमन लाल जी को उनकी बहू किरण ने पूछा तो वह हैरानी से कहने लगे, बहू अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। रमन लाल जी ने कहा तो किरण बोली, लेकिन पिताजी आज तो पहली तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आपका खाना आज वहीं बना होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं। बहू की बातें सुनकर रमन लाल जी हैरान रह गए। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो पिताजी? आपका हमारे घर में रहने का समय खत्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर रमन लाल जी बोले, देखो बहू, बड़ी बहू का फ़ोन आया था यह बताने के लिए कि उसे 3 दिन के लिए मायके जाना है, तो वह अभी मुझे 2-3 दिन के लिए नहीं रख पाएगी। यह सुनकर किरण आग बबूला होते हुए बोली, पिताजी, आपके दोनों बेटा और बहू ने मिलकर यह तय किया था कि एक एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की पहली तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो उन्हें मायके जाना पड़ा। मुझे सब मालूम है, यह सब उनकी चाल है ताकि वह और 3 दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सके। ठीक है, यदि आप यहाँ पर 3 दिन ज़्यादा रहेंगे तो आप अगले महीने की 4 तारीख को ही यहाँ पर वापस आएंगे। बड़ी भाभी को भी आपको 3 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर रमन लाल जी की आंखें आंसुओं से साराबार हो गई। वे चुप करके अपने कमरे में वापस लौट आए और अपनी पत्नी रजनी जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गए। सुना आपने क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इन सब पर बोझ बन गया हूँ। एक दिन ज़्यादा भी मुझे अपने पास रखना इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सब कुछ सुनने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों बुला नहीं लिया? बोलते बोलते रमन लाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, अब मैं उससे खाना मांगने वाला भी नहीं हूँ। अगर वह खुद से मुझे नाश्ता देगी तो मैं खा लूँगा, नहीं तो भूखे पेट ही रह जाऊँगा, और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। इतना लाचार तो रमन लाल जी ने स्वयं को अपनी पत्नी के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना वह आज महसूस कर रहे थे। अपने बेटे और बहू के राज में वह अपने आप को लाचार सा महसूस कर रहे थे। सही कहा गया है, घर पर बैठा बूढ़ा बाप सबको भारी लगता है। अगर मैं आज भी काम कर रहा होता तो शायद यह दिन नहीं देखने को मिलता। 2 घंटे बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ खाना तो भिजवा दिया, लेकिन वह खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वह सोचने लगे, भीख में मिले खाने से तो भूखे मर जाना या शायद जहर खाना ही आसान था। बैठे बैठे रमन लाल जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगे। सोचने लगे कि जब बड़े बेटे के जन्म के 1 वर्ष बाद जब मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे। मुझे सभी कहते थे, तू तो किस्मत लिखवा कर लाया है। भगवान से 2-2 बेटों की सेवा पाकर खूब ठाठ से कटेगा तुम दोनों का बुढ़ापा। लेकिन आप क्या गई रजनी जी, मुझे छोड़कर। मेरी तो जिंदगी ही नरक बन गई। खाना भी नसीब नहीं होता, और कहाँ आप थी जो मेरे लिए मेरे पसंद के पकवान बनाया करती थी हर दूसरे दिन। अब पकवान तो छोड़ो, सूखी 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज हो गया हूँ। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे दोनों बेटे हर बात मानते थे हमारी, और मजाल है कि दोनों बहू के मुंह से कोई गलत बात भी निकल जाए। लेकिन आपके जाने की देर थी कि दोनों बेटे और बहू ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे रहने और खाने की व्यवस्था कर दी इन लोगों ने। अरे बूढ़ा हो गया तो क्या, हूँ तो इनका बाप ही। भिखारी जैसी हालत कर दी है
इन लोगों ने मेरी अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर को निहारते निहारते रमन लाल जी के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रजनी जी और रमन लाल जी ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। रजनी जी विद्यालय में अध्यापिका थी और रमन लाल जी दर्जी थे। दोनों ने बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस और अपने माता पिता की दवाइयाँ जैसे सारे खर्चे पूरे करने में उन दोनों की पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए रजनी जी घर का काम करने के बाद घर पर बच्चों को ट्यूशन देने लगी और रमन लाल जी नए फैशन के वस्त्र बनाकर दुकानों पर सप्लाई करते थे, जिससे उन्हें कुछ बचत हो जाती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए, रमन लाल जी और रजनी जी ने बहुत मेहनत करके यह बड़ा मकान बनाया था। उसके बाद दोनों बेटों की भी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे। तब रमन लाल जी और रजनी जी भी थोड़े कमज़ोर हो गए। अब वह ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, तो रजनी जी ने ट्यूशन और विद्यालय में पढ़ाना बंद कर दिया और घर पर ही रहने लगी। बड़े चाव से रमन लाल जी ने अपने दोनों बेटों गौरव और सौरभ की शादियां भी की थीं। दोनों बेटे बहुएं उनका पूरा सम्मान किया करते थे। लेकिन कोरोना काल में रजनी जी अचानक यह दुनिया छोड़कर चल बसी। उसके बाद तो जैसे घर की काया पलट ही हो गई। दोनों बेटे जो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने झगड़ने लगे। बड़े अरमानों से रमन लाल जी और रजनी जी ने जो मकान बनवाया था, अब वह टुकड़ों में बंट चुका था और दो अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के दो टुकड़े होने के साथ ही रमन लाल जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उनके जिस मकान के आगे पीछे दो गेट हुआ करते थे, उसी मकान के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास आ गया। घरों में आने जाने के रास्ते भी अलग अलग हो गए। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका। बेटे बहू ने रमन लाल जी से बिना पूछे उनका भी बंटवारा कर दिया और एक एक महीना दोनों ने रमन लाल जी को रखने की जिम्मेदारी ली और उन्हें यह फरमान सुना दिया गया कि जिसके पास भी पिताजी रहेंगे, उन्हें ही पिताजी की उस महीने की पेंशन भी मिलेगी। अब तो आलम यह था कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो रमन लाल जी की बहुएं उन्हें दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को भी तैयार ना थी। आज रमन लाल जी बहुत उदास थे और सोचने लगे कि हर महीने जो पेंशन आती है वह सारी की सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहा हूँ, उसके बावजूद भिखारी की तरह इन लोगों से खाना मांग रहा हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर दो दो बेटों को पाल लेते हैं, मगर दो बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल सकते। अब रमन लाल जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुके थे, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय जब रमन लाल जी टहलने के लिए पार्क में गए तो वहाँ उनका वरिष्ठ पुरुष मंडल वाला ग्रुप हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना रहा था। रमन लाल जी, तुम भी चलो ना हमारे साथ, बाबूलाल ने कहा। तो उनकी बात सुनकर रमन लाल जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। सोचने लगे कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर की थी तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी हरिद्वार यात्रा की बात को टाल दिया था। मन मोसकर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब वरिष्ठ पुरुष मंडल का प्रोग्राम बन रहा था तो रमन लाल जी खुद को रोक नहीं पाए और अपने मित्र से कहने लगे, बाबूलाल, बहुत वर्षों से मेरा भी बहुत मन था कि मैं हरिद्वार गंगा जी जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे गौरव से बात करके फिर बताऊंगा। लेकिन जब उन्होंने घर पर आकर अपने बड़े बेटे से बात की तो बड़े बेटे से जो जवाब उन्हें मिला उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिताजी, कितनी फिजूल खर्ची करते हैं आप, कितना बेकार आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब।
रमन लाल जी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और सोचने लगे कि यही गौरव छोटा था जो आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी। और आज जब उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे तो वह बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। गौरव की बात का रमन लाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया था और चुप करके वहां से चले गए। अगले दिन सुबह जब रमन लाल जी मंदिर गए तो उनके मित्र बाबूलाल जी भी मंदिर आए हुए थे। रमन लाल जी को देखकर बोले, अरे रमन लाल, तू चल रहा है ना हम सबके साथ हरिद्वार की यात्रा पर। इस पर रमन लाल जी चुप हो गए और फिर अपनी उदासी को छुपाते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ बोले, अरे नहीं बाबूलाल, इस बार कुछ जरूरी काम आ गया है और फिर बेटे बहू का भी कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अगली बार पक्का चलूंगा। अरे रमन लाल, तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता ही है। कभी बहू बेटे ने कहीं जाना है तो कभी मेहमानों ने आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देता कि हमारे साथ घूमना तुम्हें पसंद नहीं है। अपने मित्र की यह बात सुनकर रमन लाल जी उदास हो गए और अपनी मजबूरी सुनाई। सारे मित्र सोचते हैं कि मैं बहाने मारता हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहता। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छाएं हैं। अब तो मैं यह सोचता हूँ क्या इस जन्म में मेरी यह ख्वाहिश पूरी भी हो पाएगी या नहीं। बाबूलाल, तुम बड़े ही खुश नसीब हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए पैसे दे देता है। मैं तो अपने बेटों से किसी चीज के लिए पैसे मांगू तो उल्टा मुझे ही दो बातें सुना देते हैं। अब तो अपने ही बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रहा हूँ। रमन लाल, बेटे बहू के मामले में मेरा नसीब भी तुम्हारी ही तरह है। पहले मुझे भी छोटे छोटे खर्चों के लिए बेटे बहू पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकता हूँ तो मैं अपने बेटों पर निर्भर क्यों रहूँ, अपनी ख्वाहिशों के लिए उनसे भीख क्यों मांगूं। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अपने मित्र की बात सुनकर रमन लाल जी बोले, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो नहीं करते हो। इस पर बाबूलाल जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा स्पीच देने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तुम लोग कहते हो ना पार्क में कि मेरी बातों से तुम सबको हिम्मत मिलती है और मेरी मोटिवेशनल स्पीच तुम्हें प्रेरणा देती है। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। जब मैं मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरे जैसे कितने अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। मुझे उनसे प्रेरणा मिली और मैंने भी अपने पोते की मदद से एक यूट्यूब चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते बाबूलाल ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। बाबूलाल की बातें सुनकर रमन लाल जी हैरान रह गए और घर आने के बाद सोचने लगे, मैं भी तो दिन भर घर खाली बैठा रहता हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहता हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त भी रहूं और आत्मनिर्भर भी। लेकिन मैं जानता हूँ इस काम में ना तो मेरे बेटे और मेरा साथ देंगे, ना ही बहुएं, और बड़ी बहू तो मेरे पोता पोती को भी मेरे पास तक आने नहीं देती। फिर कुछ देर सोकर अचानक उनके मन में ख्याल आया और उनकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय उन्होंने अपनी मित्र बाबूलाल को फोन लगाया और थोड़ी देर में उनसे मिलने पहुंच गया। बाबूलाल, बरसों पहले मैं दर्जी का काम किया करता था और यही मेरा हुनर था। मैं पुराने कपड़ों को बेकार ना फेंक कर उनसे न्यू कुछ ड्रेस बना देता था, जिसके लिए लोग मेरी तारीफ भी किया करते थे। लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने वह काम करना छोड़ दिया था। तुम्हें देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ जिसमें मैं सिलाई और पुराने बेकार कपड़ों को नए तरीके से कैसे इस्तेमाल करें सिखाऊंगा। लेकिन मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे? रमन लाल जी की बातें सुनकर बाबूलाल मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह काम तो आज से ही नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से ही शुरू कर सकते हो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण उपलब्ध हैं।
तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कार्यों में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस फिर क्या था, रमन लाल जी अगले दिन सुबह अपने मित्र के पास पहुँच गए। थोड़ी देर में ही बाबूलाल ने ही यूट्यूब चैनल बना दिया। फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगे। शुरुआत में कैमरे के सामने आने में उन्हें कुछ झिझक हो रही थी। खैर, जैसे तैसे वीडियो बना और यूट्यूब पर डाला गया, लेकिन उनका दिल टूट गया जब उस वीडियो को सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा। वह हर रोज सुबह बाबूलाल के पास आते और वीडियो बनाते, परंतु बहुत कम लोग ही उनकी वीडियो को देख रहे थे। मेहनत करने पर भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार में हिम्मत हारकर घर बैठ गए। जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके करीब एक हफ्ते बाद बाबूलाल का फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर जो बात बताई वह सुनकर रमन लाल जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। बाबूलाल ने उन्हें बताया कि रमन लाल जी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसे 20 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। आज रमन लाल जी को अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से वीडियो बनानी शुरू की और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब उन्हें अपना शौक पूरा करने का भी मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। देखते ही देखते 2 महीने के भीतर ही उनके पास उनकी पहली पेमेंट आ गई। अब तो वह वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सारे काम खुद करने लगे थे। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए बढ़िया कैमरा वाला अच्छा सा मोबाइल और कुछ ज़रूरी उपकरण खरीदे। जब यह सामान लेकर वह अपने घर पहुँचे और कमरे में रखने लगे तो उनकी बड़ी बहू सिमरन टेढ़ी भरी नज़रों से कभी उनको तो कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन रमन लाल जी अपनी बहू की परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उनकी बहू को सारा माजरा समझते देर न लगी और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज़ सुबह शाम यह गुल खिलाने जाते थे आप? यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा? बड़ी बहू की बातें सुनकर रमन लाल जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगे। उधर छोटी बहू जब अपने मायके की पार्टी में गई तो उसके घर वाले उसे कहने लगे, अरे किरण, तेरे ससुर तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रहे हैं। यह सुनकर किरण कुछ हैरानी सी रह गई, लेकिन जब उन्होंने रमन लाल जी की वीडियो दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भर दिए। आज रमन लाल जी बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो का काम निपटने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उनके दोनों बेटे और बहू उनकी क्लास लेने को तैयार खड़े थे और उन्हें देखते ही उन पर बरस पड़े। पिताजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है? हमने कोई कमी छोड़ी थी क्या? आपकी बहू आपको खाना क्या समय पर नहीं देती थी? इस उम्र में तो आपको घर बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए और आप यह सब करने चले हो। आपने छोटे बेटे की बातें सुनकर रमन लाल जी कहने लगे, बेटा, यह सब मैं अपने शौक से कर रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि सिलाई करना यही मेरा काम था, मेरी रोजी रोटी थी, मेरा हुनर था। और जब इतने समय बाद मुझे इस काम को दोबारा करने और पहचान देने का मौका मिल रहा है तो इसमें गलत ही क्या है? रमन लाल जी की बातें सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि माँ जी के जाने के बाद अब आप यह तमाशा क्यों करने चले हैं? पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दी आपने हमारी। बड़ी बहू की यह बातें कहने की देर थी कि रमन लाल जी के बड़े बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया कि पिताजी, अगर यह जब तमाशा करना है तो कहीं और जाकर करो। हमारे घर में रहते हुए यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमन लाल जी, जो काफ़ी देर से अपने बेटे और बहू की बातें सुनते जा रहे थे, यह देखकर हैरान थे कि जिन बहू की आपस में कभी बनती ही नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखने को भी तैयार नहीं थी, आज अपने ससुर के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन अपने बेटों की बात सुनकर आखिर
रमन लाल जी के सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुपचाप रहना उचित नहीं समझा और रोब भरी ऊंची आवाज में बोले, बस बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि यही बेटे आगे चलकर मेरी यह दुर्गति कर देंगे। तुम्हारी माँ के मरते ही तुमने अपने पिताजी को पिताजी ना समझकर फुटबॉल समझना शुरू कर दिया, जिसे हर महीने की पहली तारीख को ही लात मारकर अपने घर से निकाल दिया जाता था। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे तरसा कर दी जाती थी कि जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते ही रमन लाल जी बोले, तुम पूछते हो क्या कमी रखी है? जिसके पास भी मैं रहता हूँ वहाँ सारी पेंशन देता हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे क्या मांगे? तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बातें मुझे ही सुना डाली। वाह बेटा, यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तुम्हारा यह रूप देखने के लिए। मैं पूछता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या मेरी ख्वाहिशें सारी खत्म हो चुकी हैं? क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने का? लेकिन बेटा, अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उसी समय ही चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे मकान में 6 कमरे थे, जिसे तुमने 3-3 कमरों के 2 हिस्से कर दिए। मेरे अपने कम मकान में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब इस मकान के 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर बहू बेटों के पसीने छूट गए। तभी उनका छोटा बेटा बोला, पिताजी कुछ सोच समझकर तो बोला कीजिए। तीसरे हिस्से का क्या मतलब है? रमन लाल जी बोले, तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे 2 कमरे अलग चाहिए। एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अब से मुझे रसोई भी अलग चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूँगा। तुम लोग मुझे एक दिन भी फालतू नहीं रख सकते। 1 तारीख हो जाए तो तुमसे अगले दिन का नाश्ता तक नहीं दिया जाता। लेकिन अब बहुत हुआ। अब यह पिता 2 हिस्सों में नहीं बटेगा। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता हूँ। रमन लाल जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने अपने पति पर चिल्लाने लगी। इस मकान के 3 हिस्से हरगिज नहीं होंगे। हमसे सिर्फ 2 कमरों में गुजर ना हो पाएगा। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ बोलते, रमन लाल जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रहा। यदि मेरा फैसला मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना इंतज़ाम देख सकते हो। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगा। अब से मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। रमन लाल जी की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं दंग खड़े रह गए कि आखिर उनके मन में इतना आत्मविश्वास आया कैसे। परंतु अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना ही जवाब की उम्मीद। आपको क्या लगता है दोस्तों, बुढ़ापे में आत्मनिर्भर होकर अपने बेटों को उनकी जगह दिखाकर सही करा? आपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।